हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। क्या मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? जरा फटाफट एक बार कंफर्म कर दीजिए। बहुत ही धमाकेदार लेक्चर होने जा रहा है यहाँ पे आज। एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज आप सबको एकदम क्लियर आ रही है? ओके, तो आप शुरू करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होने वाला है आपके लिए। बहुत ही धमाकेदार, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। एक चीज हमेशा याद रखो बच्चे की क्लास 11 का मैं लेक्चर ले रहा हूं ताकि आपको जो है कि एकदम जो आपका बेस है मजबूत हो जाए। आ रहा है समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरे बारे में जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको इंट्रोडक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो माई सेल्फ सोविन यादव, एमएससी, एमएड, बीएड, सीटीईटी जो होती है वो भी मैंने क्लियर किया हुआ है। मोर देन 10 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है और मेरे चैनल पे मोर देन 12,000 जो कि सब्सक्राइबर हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का जो बहुत ही प्यारा सा कंटेंट है। देखिए आज हम क्या सीखने वाले, तो हमारा जो मेन मकसद होगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, उसमें जो मेजर टॉपिक्स है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और मोल कंसेप्ट। जो बहुत सारे बच्चे जो है कि पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं। आज के लेक्चर में हम पूरा थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन करेंगे और उसमें मैं एमसीक्यू भी डालूंगा बीच बीच में, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। और दूसरा जो लेक्चर होने वाला है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू ओरिएंटेड होगा। तो बच्चे बैक टू बैक आपको लेक्चर मिलेंगे, रोज लेक्चर मिलने वाले हैं। चलेगा? तो गेट रेडी फॉर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। तो सब बच्चे रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला आपके लिए कि केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री होती है वो अपने आप में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा आपने कि केमिस्ट्री जो होती है वो कहीं ना कहीं ब्रांच ऑफ साइंस है। और वो किससे डील करती है केमिस्ट्री? तो ऑफकोर्स केमिस्ट्री जो होता है रिएक्शन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, रिएक्शन जितने भी आप करते हो, कार्बन कंपाउंड के रिएक्शन करते हो, ठीक है, इन सारी चीजों से डील करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अच्छा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अगर मुझे बोलना हुआ तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या होगा? तो बच्चे आप देख सकते हो कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। देख लीजिए, जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है बहुत छोटे में मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड पे रखा हुआ है। देखो जब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ ना, तो आप याद रखिए कि जो केमिस्ट्री होती है ना वो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल है और बायोकेमिस्ट्री है। बट अगर मैं सिर्फ बात करूं कि केमिस्ट्री क्या है, तो इसमें एक चीज याद रखना, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस है। ये आपने एकदम लोअर क्लासेस में, क्लास 11 के स्टार्टिंग में आपने किया होगा। ब्रांच ऑफ साइंस होता है जहां पे आप मेजरली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो, ये फिजिकल चेंजेस की बात करते हो, है कि नहीं? चेंज द कलर, विच कलर यू वांट बच्चे? चलो मैं देख लेता हूं, कलर कोई अच्छा हो सकता है तो ले लेता हूं मैं। चलिए ठीक है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने चेंज कर दिया। तो फिजिकल और केमिकल जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये केमिस्ट्री के अंदर आता है। बट ब्रांच की बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है जहां पे आप एनर्जी चेंज करते हो। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये H2O है, ध्यान देना जरा, H2O है, इसको मुझे ब्रेक करना है। तो जैसे आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? H2 और O2 बन गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H यहाँ पे 2 हो गया। दिख रहा है? तो ये जो दिख रहा है आपको, जो आपने एनर्जी दिया होगा तभी तो ये टूटा होगा, ऐसे तो नहीं टूटेगा। ऑब्वियसली एनर्जी देने के बाद ही टूटा होगा। तो बच्चे जो एनर्जी चेंजेस करते हैं आप लोग, जो लॉज होते हैं, थियरीज होते हैं, जितने भी चीजें आप यहाँ पे सीखते हो, एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न में आप कन्वर्ट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, दैट ऑल विल कम अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। आ रहा है कि नहीं समझ में? उसके बाद बात करेंगे इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक वर्ड याद रखना है तुम्हें, अदर देन कंपाउंड। विच कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड के अलावा, कार्बन कंपाउंड के अलावा मैं बोल रहा हूं, किसके अलावा बोल रहा हूं? कार्बन कंपाउंड के अलावा जितने भी स्टडी आप करते हो केमिस्ट्री में, दैट विल कम अंडर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सही। अब आपको मैं बताता हूं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं बात करूंगा तो ये हमेशा आपको रिएक्शन से डील करता है, केमिकल प्रॉपर्टी से डील करेगा, बट किसके? कंपाउंड ऑफ कार्बन से। चलेगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्या आप लोग जानते हो पेट्रोल को साफ करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? क्या आपको पता है पेट्रोल को जब हम साफ करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें बाहर निकलती हैं? भाई बहुत सारे केमिकल बाहर निकलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम करते हैं वो किसके अंदर आता है? वो आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, जहां पे मैं सेपरेट करता हूं चीजों को, आइडेंटिफाई करता हूं, उसके क्वांटिटेटिव और डिटर्मिनेशन को यहां पे पहचानता हूं, कंपोजिशन को पता लगाता हूं कि भाई ये किससे किससे मिलके बना हुआ है। ये सारी चीजें मैं करता हूं। इनऑर्गेनिक में आपको सिंपल बोलना है, अदर देन कार्बन से जो रिएक्शन होंगे, मतलब जिसमें ऑर्गेनिक चीज नहीं होगी, ऑर्गेनिक नहीं होगी बच्चे, उसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। मतलब कार्बन के अलावा जो कुछ भी आप स्टडी करेंगे दैट विल कम अंडर इनऑर्गेनिक। चलेगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं यहाँ पे नया हूं, मुझे लिंक दीजिए। बच्चे आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वही लिंक है। और मैं भी एक तरह से नया ही हूं, बट ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए।
बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है? तो इट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड। अब आपको पता है बायो का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा केमिस्ट्री की बात हो रही है जो जनरली कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेगा। कि भाई जैसे जो मेडिसिन होती है कहीं ना कहीं वो किसके अंदर आएगी? बायोकेमिस्ट्री के अंदर आने वाली है। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो लिंक जरा मैं शेयर कर देता हूं एक बार, जस्ट अ मिनट। क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलो बात करते हैं नए कंटेंट की। जो नया कंटेंट यहाँ पे शुरू होने वाला है वो क्या है, आपको दिखा देता हूं मैं। तो जो नया कंटेंट होने वाला है आपके लिए, वो होने वाला है बहुत इजी कंटेंट। देखिए जो अगला कंटेंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, मेरे ख्याल से सबको केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एकदम अच्छे समझ में आ गया। एनालिटिकल इज ऑल अबाउट, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है बच्चे वो किसके बारे में है? कोई भी चीज जब आप सेपरेट करते हो, कोई भी चीज को जब आप पता लगाते हो कि यार ये मुझे चेक करना है क्या है ये, कोई चीज को आप साफ करते हो, साफ करने के बाद उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं जब उनको आप अलग अलग करते हो तो दैट विल कम अंडर एनालिटिकल केमिस्ट्री। बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? चीजें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से? चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या लिखा हुआ है। बहुत ईजी है, देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो बच्चे जुड़े नहीं है तो फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है? जो बच्चे जुड़े नहीं हो फटाफट जुड़ सकते हैं मुझसे। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पहला स्लाइड है। जो लोग लेट आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एग्जैक्टली मैंने क्या क्या सिखाया। सबसे पहले मैंने बताया कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री जो होती है बच्चे, ये एक तरह से ब्रांच ऑफ साइंस है। इसके अंदर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। आ रहा है समझ में? उसके बाद इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, केमिस्ट्री के कुछ टाइप्स हैं, कुछ ब्रांचेस हैं। दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है। ये सारी केमिस्ट्री हम क्या करते हैं इसके अंदर सीखते हैं। चलेगा? अब हम बात करने वाले हैं नए कंसेप्ट की, जो और इजी होने वाला है और मजेदार होने वाला है। देख लेते हैं कि अगला कंटेंट क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से बताइए मैटर क्या होता है, अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि मैटर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? कि मैटर वो चीज होती है जो सबसे छोटी होती है। आप बोलते हैं ना कोई भी सब्सटेंस जो बनता है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बनता है, दैट इज कॉल्ड एज मैटर, है कि नहीं? सही बात है। बट आप इसको अगर डिटेल में ऑब्जर्व करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार जो सब्सटेंस होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, देखो सब्सटेंस की बात करेंगे, कंपाउंड्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, फिर एटम की बात करेंगे, फिर एलिमेंट की बात करेंगे। ये दिख रहा है आपको सब? ये सब जो है कहीं ना कहीं मैटर से रिलेट करते हैं। ये सब क्या करते हैं? मैटर से रिलेट करते हैं। इसीलिए जो अगला आपके लिए इंफॉर्मेशन आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आप अगला कंटेंट सीखने वाले हो कि भाई इसे हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। चलेगा? अब आपको दिखाता हूं मैं। देखो जब आप बोलते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, तो मैटर वो चीज होती है जो सबसे पहले जिसके पास मास होता है और वो क्या करती है? वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। तो ये दो चीज पहले याद रखना है कि मैटर वो चीज होती है जो क्या करेगी? जिसके पास मास रहेगा और वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। ये सबको क्लियर है? अब आगे देखो जरा, बात होने वाली है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो अगर मैं देखूं कि मैटर क्या होता है, तो ऑफकोर्स मैटर के पास स्पेस होना चाहिए, स्पेस कवर करेगा, और मास होना चाहिए। ये दो चीजें। अब मैटर मेरे पास यहाँ पे दो तरह के मिलेंगे, एक मिलेगा प्योर सब्सटेंस वाले और दूसरे मिलेंगे मुझे मिक्सचर वाले। बोला समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन है कि सर ये प्योर सब्सटेंस वाला क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? देखो मैं सब्सटेंस बोल रहा हूं, सब्सटेंस बोल रहा हूं, मैं ध्यान से सुनना, सब्सटेंस बोल रहा हूं, मैंने कोई एलिमेंट नहीं बोला है। सब्सटेंस का मतलब होता है कि कई चीजों को मिला के बना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं H2O, पानी क्या है? एक सब्सटेंस है। अब पानी के अंदर आप देखेंगे तो H का फॉर्मूला बच्चे फिक्स्ड है कि भैया H ये दो ही होना चाहिए, O एक ही होना चाहिए। इसका मतलब कि केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? डेफिनेट होने वाला है। डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड होने वाला है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो यहाँ पे जो केमिकल आपका फॉर्मूला रहेगा वो सेम होने वाला है। आपको पीडीएफ वेल प्रिपेयर्ड मिल जाएगी बच्चे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हाई क्वालिटी की जो पीडीएफ है आपको, जिसपे मैं आपको सिखा रहा हूं, वो पीडीएफ एकदम बहुत अच्छे से हाई क्वालिटी की है और आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल बेफिक्र रहना, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना। चलेगा? चलो स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर के बारे में जरा देख लेते हैं। तो मिक्सचर हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड हैव नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज। का मतलब जैसे मैंने एक मिक्सचर बनाया, देखो यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, समझ लो अच्छे से। इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया? बहुत सारी चीजें मिक्स कर दिया। क्या क्या मिक्स किया? मैंने पानी मिक्स किया, वाटर, प्लस मैंने सॉल्ट ले लिया, प्लस मैंने शुगर भी डाल दिया, ठीक है? अब ये तीनों चीज मैंने मिक्स कर दिया। तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है बच्चे, ये मिक्सचर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। इसमें तीनों चीज मिक्स हो गई है, तो कोई चीज कितना भी आप डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। मतलब कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। तो मिक्सचर में कोई चीज फिक्स नहीं है। प्योर सब्सटेंस में हर एक चीज क्या होती है? फिक्स्ड होती है। बोलो समझ में आ रहा है? अब आगे बात करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। देखिए जब आप एलिमेंट की बात करते हैं ना,
तो एकदम पिक्चर एकदम क्लियर रखने का भाई। एलिमेंट वो चीज होती है जिसको आप ब्रेक कर ही नहीं सकते हो, आप आगे ब्रेक कर ही नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल आपको। अगर आप उसको ब्रेक करने जाएंगे तो सिंपल प्रोसेस है तो होगा ही नहीं। आ रहा समझ में? तो एलिमेंट किसको बोलेंगे? दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, लाइक कि गोल्ड हो गया आपको, सिल्वर हो गया आपको, मान के चलो ये कार्बन है, अब कार्बन को तोड़ना है, क्या कार्बन को आप तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि चलो CO2 को तोड़ना है, तो आप बोलेंगे सर ये टूट जाएगा, C+O2 में टूट जाएगा। आ रहा समझ में? लेकिन CO2 को तोड़ सकते हैं क्योंकि CO2 एलिमेंट नहीं है, बट कार्बन को नहीं तोड़ सकते क्योंकि कार्बन एलिमेंट है। बोलो समझ में आ रहा है? यस बच्चे, रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए एकदम। हर एक चीज वेल प्रिपेयर जाने वाली है, एकदम बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, देख लो एक बार अच्छे से, देख लो जल्दी जल्दी क्या है ये, एक मिनट जरा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो मुझे, कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जरा देख लीजिए आप लोग कैसे करेंगे। बहुत इजी कंटेंट है ये। मैं बात कर रहा हूं इस समय क्लासिफिकेशन की, ठीक है? देखिए यहां पे, देखिए मैं बात कर रहा हूं इस समय क्लासिफिकेशन की। किसके क्लासिफिकेशन की? तो ऑफ कोर्स मैटर के क्लासिफिकेशन की। तो मैटर का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ध्यान देना जरा आप लोग, जब मैं क्या करता हूं मैटर का क्लासिफिकेशन करता हूं, तो मुझे यहाँ पे जनरली दो चीजें दिखाई देती हैं। पहले तो मुझे ये समझना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि प्योर सब्सटेंस क्या है, बोलिए। ओके बच्चे, आवाज मेरी नहीं आ रही है, एक मिनट जरा, एक मिनट मैं जरा देख लेता हूं आवाज का कुछ इश्यू हो रहेगा। अब सही है? अब क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आवाज सबको आ रही है? बहुत अच्छे। तो प्योर सब्सटेंस, अगर मैं आपको बोलूं कि ये प्योर सब्सटेंस है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास मिक्सचर है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि प्योर सब्सटेंस वो चीज होती है जहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसके जो केमिकल्स फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने लिया कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड में जो कैल्शियम है बच्चे वो 1 ही होने वाला है, और क्लोराइड आपका 2 होने वाला है। दैट इज कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? CaCl2। ये जो है आपका फिक्स्ड रहेगा। और H2O की अगर मैं बात करूं तो पानी में H क्या होगा बच्चे? आपका फिक्स्ड रहेगा, और O क्या रहेगा? आपका फिक्स्ड रहेगा। मतलब कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन दिखाएंगे। मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मिक्सचर में कोई भी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर हम क्या ले सकते हैं? एलिमेंट ले सकते हैं। अब एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो जरा ध्यान देना, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस माना जा सकता है जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, इसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, इस बात का ध्यान रखना। आ रहा समझ में? तो इसको मुझे अगर तोड़ना हुआ सी को, तो सी आगे नहीं टूटेगा, सी वैसे का वैसे रहेगा। क्लियर है बच्चे? चलो, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अगला कंटेंट है। तो आर यू रेडी फॉर द MCQ? यस, कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन। यस एग्जैक्टली बच्चे, कंपाउंड इज, देखो होता क्या है, जो कंपाउंड होता है ना उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो विद द केमिकल फॉर्मूला। लाइक अब जैसे मान के चलो, मैंने आपको पहले बताया CO2, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया CO2 को तोड़ेंगे तो C+O2 में टूट जाएगा। मतलब ये CO2 क्या है बच्चे? आप बोलेंगे सर CO2 क्या है? तो CO2 ऑफ कोर्स ये कंपाउंड है। क्या है बोलो? ये CO2 क्या है बच्चे? आपके लिए कंपाउंड हो सकता है क्योंकि ये टूट गया। जबकि एलिमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। जो एलिमेंट होता है उसको आप नहीं तोड़ सकते, हीटिंग करेंगे। जैसे कि मर्क्यूरी ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, ये सब एलिमेंट है, इनको आप हीट करके नहीं तोड़ सकते हैं। आया समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे दे चुके, बट मैं कुछ बच्चों को जरा यहां पे अनम्यूट कर रहा हूं ताकि वो अपना आंसर बताएं। कुणाल, मैंने आपको परमिशन दिया है बच्चे, कैन यू स्पीक समथिंग? कुणाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुणाल, हेलो। कुणाल, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर। वेरी गुड। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? डैश केमिस्ट्री डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड देयर कंपाउंड। कार्बन नहीं होना चाहिए, उसके कंपाउंड नहीं होने चाहिए, तो ऐसी केमिस्ट्री किसके अंदर आती है? सोच लो जल्दी। सर इनऑर्गेनिक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। द करेक्ट आंसर विल बी इनऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है ना वो कार्बन से रिलेट करता है, और इनऑर्गेनिक जो होता है वो कार्बन के अलावा कोई भी होने दो चलेगा। तो अगर आपने लिखा है अदर देन कार्बन, तो कॉमन सी बात है कि ये इनऑर्गेनिक का ही पार्ट होने वाला है। कुणाल, आपको हर एक चीज क्लियर समझ में आ रहा है? आवाज मेरी क्लियर आ रही हाँ है बच्चे सर। आपको? आवाज क्लियर जा हाँ। रही है? हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे कुणाल।
चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं, नेक्स्ट एमसीक्यू लेकर आ रहा हूं आपके लिए। देखो, छोटा छोटा कंटेंट और बीच में एमसीक्यू, तो इससे क्या होगा मालूम है? इससे बच्चे आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जो हमने सीखा है वो हमें समझ में भी आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ थियरी होगा तो आप बिल्कुल नहीं पता चलेगा आपके आप कितने पानी में हो। चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन, identification, quantitative determination of the composition of different substances is called। जरा देखते हैं कि यहां पे कौन है लाइन पे। एक मिनट, अनुराग, मैंने आपको परमिशन दिया है बच्चे। आपको आवाज आ रही है मेरी, अनुराग? यस सर, क्लियर है सर आपकी आवाज सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? द यस ब्रांच सर, ऑफ श्योर सर, सी केमिस्ट्री। आंसर। इसका आंसर सी है एनालिटिकल आपके हिसाब से? केमिस्ट्री। वेरी गुड। यस सर। अभी आज ही आपने सीखा है कि भाई एनालिटिकल वो चीज होती है जहां पे हम चीजों को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं और चीजों को एनालाइज करते हैं, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत अच्छे बच्चे। अनुराग, एंजॉय। आपको आवाज क्लियर आ रही है, आप अच्छे समझ रहे हो, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस अनुराग, चलो ठीक है, मैं यहां पे स्टॉप कर दूं आपको। तो बच्चे, मैं आपको यहां पे म्यूट पे डाल रहा हूं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? पहले सोच लो अच्छे से, पहले सोच लो अच्छे से, जितना ज्यादा आप सोच सकते हो सोच लो। और मैं यहां पे अनम्यूट करने वाला हूं हर्ष। तो हर्ष, आपको आवाज मेरी आ रही है? मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, प्लीज आप बताइए। हर्ष, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलो। कंपाउंड? कौन इसमें से कंपाउंड नहीं है? यस बच्चे, आपको आवाज आ रही है मेरी? थैंक हाँ यू सर, आ रही है आवाज सर। चलो। मेरे मर्क्यूरी लग रहा है। अच्छा, दो बच्चे हैं क्या यहाँ पे? एक मिनट यस जरा। सर, यस सर, क्लियर सर। सर क्लियर मर्क्यूरी है? आंसर है। सर मर्क्यूरी आंसर है। वेरी यस गुड, सर, वेरी गुड। क्लियर है सर। तो यहाँ पे मर्क्यूरी क्यों आंसर हुआ? देखो, मर्क्यूरी क्यों हुआ, कोई बताएगा मुझे? मर्क्यूरी क्यों हुआ? यस सर। मर्क्यूरी क्यों आंसर हुआ? क्योंकि पानी जो होता है उसका फॉर्मूला जनरली आप बोलते हो H2O है, तो ये कंपाउंड बन गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपको पता है HgO है, नहीं पता तो भी एटलीस्ट पता चल रहा है कि मर्क्यूरी और ऑक्साइड दो चीजों से मिलके बना है। टेबल सॉल्ट विल बी नॉर्मल सॉल्ट, NaCl जिसको हम बोलते हैं। और मर्क्यूरी जो होता है हमारा वो Hg है, जो अकेला सिर्फ एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मर्क्यूरी दिख रहा है तुम्हें, वो अकेला एलिमेंट है। और एलिमेंट जो होता है वो ऑफकोर्स कंपाउंड नहीं होता, वो तो एलिमेंट ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही। Mu नहीं बोलते बच्चे, Hg बोलते हुए। जो लोग पूछ रहे कि एच मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, Hg। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। तो ये 3 एमसीक्यू आपके लिए मैंने रखा था ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल क्वांटिटीज। बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी अगर मैं बात करूं तो आपने लोअर क्लासेस में ये कवर किया है ऑलरेडी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बोलो जरा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लेंथ होता है, उसके बाद मास होता है, फिर टाइम होता है, फिर आपने पढ़ा होगा तो टेम्परेचर होता है। जिन्होंने नहीं कवर किया है उनके लिए ये सब मैं ले रहा हूं बच्चे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एमएसटी सिटी पूरा आग लगा देंगे। लेंथ होने वाला है आपके लिए, मास होने वाला है, टाइम होने वाला है, टेम्परेचर होने वाला है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट होने वाला है। ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट होगा, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेने वाले हैं। और लास्ट होता है आपके लिए इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, चलेगा? क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है किसी को यहां तक? चलो बहुत अच्छे। अब जरा देखो ध्यान से, जो बोल रहा हूं बस ध्यान से समझते चलो। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी आपको पता चल गई है तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी आप यूज करते हो उसका जो यूनिट होता है वो भी आप बता सकते हो? लाइक लेंथ का मीटर होगा,
टाइम का सेकंड होगा। वैसे ही टेम्परेचर का यहां पे आने वाला है काफी इंपॉर्टेंट यूनिट, जो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा। यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो मुझे दो यूनिट ऑफ टेम्परेचर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? दो मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देख लो। तो एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन। तो जनरली डिग्री सेल्सियस और केल्विन को हम प्रीफर करते हैं, बट इसके अलावा एक और यूज करने वाले जो होता है फ़ारेनहाइट। और इन दोनों का रिलेशन जो है कि हमको पहले दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, और फिर इन दोनों का रिलेशन दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस और केल्विन का। यहां तक क्लियर है? इसका नोट्स मिलेगा। यस, जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसका नोट्स मिलेगा, बिल्कुल इसका नोट्स मिलने वाला है। तो बेफिक्र रहिए, एकदम कंफर्म है आपको नोट्स मिलने वाला, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन आ रहा है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है? तो क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देख लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एमएसटी सीटी में। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5, ध्यान देना जरा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बोलो समझ में आया? ये पूरा एक साथ में रखना है आपको, ये समझना पड़ेगा। क्लियर है? और सेल्सियस टू केल्विन, मेरे ख्याल से ये तो बहुत बेसिक सा रिलेशन है। जब भी आपको केल्विन निकालना होगा तो आप डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देना। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? आर यू रेडी? क्या सबके सब बच्चे इस फॉर्मूले को लेकर एकदम क्लियर हैं? क्या सारे बच्चे एकदम क्लियर है? नून ऐप पर ही आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप अदर नोट्स लेते होंगे शायद, वैसे ही आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा। तो अब मैं आपको चाहिए तो अगले लेक्चर में और स्पेसिफाई कर दूंगा कि नोट्स कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे। ठीक है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आज हम थोड़ा सा थ्योरी कर रहे हैं, कल पूरा का पूरा एमसीक्यू होने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है। एकदम बेफिक्र रहिए आप लोग, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? चलो आपको दिखाता हूं मैं अगला कंटेंट क्या होने वाला है। सबको कन्वर्जन समझ में आ गया? सबको कन्वर्जन एकदम अच्छे समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? यूनिट ऑफ टेम्परेचर मतलब कि डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना हुआ डिग्री सेल्सियस में, तो आपको किस तरह से करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले को। क्या आप इस फॉर्मूले से चेंज करके नया फॉर्मूला बना सकते हो? क्या आप डिग्री सेल्सियस का नया फॉर्मूला बना सकते हो? ऑफ कोर्स बना सकते हैं सर। कैसे बनाएंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद ये 32 ये साइड में लेके जाओ, क्या बन जाएगा? -32। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? और फिर उसके बाद इस 9/5 को भी उल्टा कर दो, तो बन जाएगा 5/9, दैट विल कम डिग्री सेल्सियस। तो अगर कहीं पे आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और आपको डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला सिर्फ आपको एक ही रीड करना है। कौन सा? इनिशियल वाला। कौन सा? ये इनिशियल वाला, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सब नहीं करना है, सिर्फ एक करना है, बाकी सब आपको खुद पे खुद चल के आएंगे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दे दीजिए। जो लोग बोल रहे हैं कि सर एक बार वापस से रिपीट करो, अरे जरूर करूंगा यार, ये आपका ही चैनल है, आपका ही लेक्चर चल रहा है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। क्या बोला मैंने? डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान दीजिए जरा, कैसे करेंगे? तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। दिखाई दे रहा है सबको? एक मिनट जरा रुक जाइए, ये मैंने उल्टा ले लिया, देख लो यहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है मुझे पहले, ठीक है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा आपके लिए। एक मिनट में जरा और ऐड कर दूं एक, हाँ अभी ठीक है। देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बोले ये फॉर्मूला एकदम दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? और ये फॉर्मूला समझ में भी आ गया? एकदम समझ में आ गया? आराम से जाऊंगा बच्चे, टेंशन नहीं लेना एकदम, ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर जा रहे हैं, कोई घाई नहीं है। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इतना समझ में आया? पहले मुझे बताओ, क्लियर है? अब मैं आपसे बोलूं कि नहीं मुझे ना डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट दिया, डिग्री सेल्सियस में करना है, तो आप क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस चाहिए ना, तो पहले इस पूरे को यहीं पे रखो, 32 को शिफ्ट करो यहां पे। बोलो क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट -32, फिर इस 9/5 को भी शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा इंटू 5/9, दैट विल कम इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। बोलो समझ में आ गया? चीजें एकदम क्लियर हो गई है? चीजें एकदम क्लियर है बच्चे? मुबीन वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चलेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे होते हैं बच्चे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। टेंशन मत लो, चलो बढ़ते हैं अगला कंटेंट की तरफ, आपको दिखाता हूं कि अगला कंटेंट क्या है। ध्यान देना जरा, अगला कंटेंट ये आपके सामने क्वेश्चन है भाई। आप जरा मुझे बताइए, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, फटाफट बताइए जल्दी से, जल्दी। डिग्री, मैं आपका वेट कर रहा हूं। फटाफट बोलिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस
टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्वेश्चन है बच्चे, डिग्री सेल्सियस दिया है, कैसे करेंगे? देखो इस तरह से करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू, क्या मैंने बोला था, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सबको दिखाई दे रहा है? बोलो क्या बन जाएगा, 9/5 इंटू, यहां पे ले लो डिग्री सेल्सियस, पे ले लो 100 प्लस 32। इसको आपने क्या क्या कैंसिल किया तो ये बन जाएगा 5, 20 टाइम्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 180, क्योंकि 9 इंटू 20 का तो 180 आ गया, प्लस 32 कर दो, कितना आंसर आ, चेक कर लो। तो 180 प्लस 32 विल बी 2, 8 प्लस 3 11, कैरी गया 1 2 1 2। बहुत अच्छे, पूरे बच्चों ने यहाँ पे बौछार लगा दिया है आंसर की। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे बच्चे, ये हुई ना बात, ये हुआ ना एकदम, एक जोश जोश लेके बैठना तुम्हें, कोई टेंशन नहीं है, हर दिन जो एक लेक्चर होने वाला है और धमाकेदार होने वाला है। कोई डाउट है? क्या आप रेडी हैं अगले क्वेश्चन के लिए? क्या आप रेडी हैं अगले क्वेश्चन के लिए? अगले क्वेश्चन के लिए मैं किसी को अनम्यूट करने वाला हूं और देखते हैं कि कौन वो लकी मेंबर होने वाला है और क्या वो राइट आंसर देते हैं कि नहीं देते। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट 180 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। मैंने इस बार क्वेश्चन को घुमा दिया है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने पूछा है और उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? जल्दी से बोलिए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं बच्चे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये हुई ना बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसके साथ डील करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं इसके अंदर, फॉर्मूला थोड़ा सा इनको चेंज करना है। देखो क्या मैंने बताया था, जरा समझ लो। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? डिग्री फ़ारेनहाइट आपको पहले से ही दे दिया है, मतलब यहाँ पे हो गया आपका 180। अब इस 32 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो आ जाएगा -32 इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। अब 180 माइनस 32 कर दो, 182 माइनस 32 क्या, तो 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 148 आ गया। कोई डाउट है किसी को? तो 148, अब ये 9/5 को भी उल्टा करके यहाँ पे डाल दो, तो 5/9 बन जाएगा। बोलो समझ में आया? अब इसको कट करना है बच्चे मुझे, कैसे करेंगे? डिवाइड करने की बात कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में, 9 से ले लो, 9 1 जा 9, कितना जाएगा? 14 में से तो 3 आ जाएगा, 9 4 जा आएगा, चेक करो, यस 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा दो, फिर यहाँ पे 0 ले लो, 9 2 जा 18 आ जाएगा। क्लियर है? मतलब ये इस तरह से चीजें रिपीट होती रहेंगे, 9 2 जा, तो 14.22 ले लेता हूं मैं, तो 14.22 इंटू 5 विल बी द फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ में, वही तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा। किसी ने मल्टीप्लाई किया है मेरे लिए? किसी ने मल्टीप्लाई किया है क्या मेरे लिए? देखते हैं किसने मल्टीप्लाई किया। 14.2 अगर मैं लेता हूं और 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5 2 जा 10 कैरी गया 1, 5 2 जा 20, 20 प्लस 1 20, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21 कैरी गया 2, 5 1 जा 5 प्लस 1 70। जरा चेक करो 71 ऐसा कुछ आ रहा है आंसर में, जरा चेक करो फटाफट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हुए, चेक करो बच्चे, फटाफट चेक करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है, 71 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका आंसर? जल्दी, धमाका धमाका करना एकदम, बहुत अच्छे से आंसर आना चाहिए आपका, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चेक करो जरा कैसे करेंगे आप लोग। 5/9 चेक करो, कुछ एरर आ रहा है क्या? एक और एडिशन करके दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन दोबारा से जरा देख लो यहाँ पे, जो लोग कंफ्यूज है सर कैसे हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्या है फॉर्मूला जरा बोलो। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? कैसे करेंगे? चलो पहले मैं फॉर्मूला बना लेता हूं, जो लोग कंफ्यूज है, क्योंकि वहां पे मैथमेटिकल एरर हुआ तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। देखो मुझे ये चाहिए बच्चे, जरा इसको पहले देखो, पहले आप लोग यही नहीं देख रहे, यहीं पे फंस जा रहे हैं आप लोग। आप पहले समझो तो सही क्या है ये डिग्री सेल्सियस, आपको बोला है कैसे करेंगे, आप पहले देख लो यहाँ पे। डिग्री फ़ारेनहाइट चलेगा, इसको यहां भेजो, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसको यहां भेज बच्चे। क्या बन गया बोलो? -32 बन गया। कोई डाउट है? इंटू 5/9, बोलो समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां पे आपको जो वैल्यू बोलेंगे वो वैल्यू रखना है, चलेगा? देखो यहाँ पे एक मिनट,
बच्चे कुछ एरर था पिछले वाले में, तो मैं जरा देख लेता हूं। इंटू 5/9 चेक करो, माइनस कुछ गलत हुआ था क्या? 180 माइनस 32 चेक करो, फटाफट बताओ मुझे कितना आ रहा है। जो लोग कंफ्यूज हैं, यहाँ पे कितना आ गया बच्चे? 10, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया? 7, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 1। चेक करो कितना आ गया? 148 इंटू 5/9। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा आंसर, जल्दी फटाफट। आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं मेरे भाई, फटाफट बोलेंगे तो मजा आ जाएगा, जल्दी करो। यस, बहुत सारा आंसर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वेरी गुड, ये हुई ना बात, बहुत अच्छे। देखो आंसर आ रहा है आपको, जरा चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है सॉल्व करने पे। किसी ने सॉल्व किया क्या? लेकिन बहुत सारे लोग रहे, 82, 82.2, 82.2, 82.2। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात। चलो इसको जरा सॉल्व करो, एक और क्वेश्चन दे दूंगा इसी के बेस पे। चलो एक जरा मुझे करके दिखाओ। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री सेल्सियस, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं यहां पे ऐड करता हूं, ये तो बहुत सारे बच्चे लोग राइट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री सेल्सियस, जल्दी बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री सेल्सियस। कुछ दिख नहीं रहा है बीच बीच में, क्या हो रहा है बच्चे? लिखा हुआ दिख नहीं रहा है बीच बीच में। आप बच्चे शायद नेटवर्क इश्यू होगा आपका, ऐसा मुझे लग रहा है, जरा चेक कीजिए अपने एंड से। जिनको ऐसा प्रॉब्लम है तो वो दोबारा अपने आप को, बोलते हैं ना, रीजॉइन करो अपने आप को। अगर किसी के साथ में ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को रीजॉइन करो, कभी कभी ऐसा हो जाता होगा शायद। इसका आंसर जरा जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या मिल रहा है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जल्दी फटाफट फटाफट एकदम। मैंने उल्टा दिया है, देखो बहुत सारे बच्चे ना क्या कर रहे हैं मालूम है, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट कर रहे हैं, उनको मतलब नहीं समझ रहे बच्चे। भाई मतलब तो देखो पहले यार तुम लोग, इधर लिखा है डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा है मेरे प्यारे बच्चे। आप समझ रहे दोनों में फर्क तो समझो पहले यार। 200 डिग्री क्या है, देखो जरा, डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहाँ पे क्या है, डिग्री सेल्सियस पूछा है। चीजें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से, चेक करो जल्दी से, समझाओ अपने आप को जल्दी। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। ओके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 93। देखो जब कभी भी आंसर लिखेंगे ना तो आपको एमसीक्यू में सर्च करना है, आपको एमसीक्यू में सर्च करना है कि आपका अगर 93 आंसर आ रहा है, 93 इज करेक्ट आंसर, अगर 93 आपका आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल, अब आप बोलेंगे सर मुझे तो 93.33 मिला है। भाई 93.33 इज नियरली इक्वल टू 93, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, एमसीक्यू में आपको रेंज दिया जाएगा, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? क्लियर है? ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिसको 93 मिला है या 93.33 मिला है उनका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन में 93 रहेगा, टेंशन मत लो आप लोग, चलेगा। चलो अब जरा मैं किसी को अनम्यूट भी करने वाला हूं इसके ऊपर, तो जरा देखते हैं कि कितना दिमाग चल रहा है आप लोग का। एक मिनट जरा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से मैंने डाला हुआ है। यस, अनम्यूट करने वाला हूं मैं किसे, चारुल, चारुल बच्चे मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, चारुल पटेल, मेरी आवाज आ रही है तो फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन। Yes. Yes, sir. Hello. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी देखो जरा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी आ रही है आवाज? यस सर।
ओके शिवम, क्या आप बता सकते हैं कौन सा हाँ ऑप्शन सर, आपका करेक्ट होगा? 7 फंडामेंटल यूनिट सर। वेरी गुड, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ये वही ना बात। वेरी गुड वेरी गुड। शिवम कहां से बोल रहे हैं आप? सर पनवेल, नवी मुंबई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। डेली लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है? यस सर, थैंक यू सो मच एमएसटी सर सीटी फॉर द लेक्चर। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। एमएसटी सीटी का पूरा सिलेबस यहाँ पे नून पे डेली बेसिस पे होगा और हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले, ठीक है? थैंक यू वेरी यस मच सर। फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। सर ओ चलिए बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट चल रहा है हमारा इस समय, और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या आने वाला है। देखते हैं जरा, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्या आप रेडी हैं अगले क्वेश्चन के लिए? तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, और मौका मिलने वाला अथर्व को। अथर्व अपने आप को अनम्यूट करो बच्चे। अथर्व, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। तो क्या आप इसके आंसर के बारे में सोच सकते हैं कौन सा आंसर राइट हो सकता है आपके हिसाब से? सर बी ऑप्शन इज राइट। बहुत अच्छे, ये हमने रिलेशन आज ही सीखा है, अभी सीखा है, तो आपको पता है कि ये बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होने वाला है। कोई टेंशन नहीं है, ये मेन रिलेशन है जो आपको याद रखना चलेगा। बहुत अच्छे। कहां से बोल रहे हैं बच्चे अथर्व? सर नासिक। नासिक से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। नासिक जो है कि काफी अच्छा शहर है अपने आप में, बहुत अच्छी बात है आप वहां से ज्वाइन हुए। थैंक यू वेरी मच बच्चे। ओके। चलो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अब जो अगला कंटेंट आने वाला है देख लो यहाँ पे, अब आने वाला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है सर? आपको बता दूं कि मैं आपको टोटल बच्चे 5 लॉ यहाँ पे हम सीखने वाले। कितने लॉ? 5 लॉ सीखने वाले हैं। 5 लॉ सीखने वाले। अगर ये लॉ आप समझ गए, आपको समझ लो कि आपका मोर देन 75% पोर्शन इस चैप्टर का हो गया। 5 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मोल भी करने वाला हूं, महेंद्र बाहुबली, यस मोल भी करने वाला हूं। मोल क्या है सब बताऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लो। केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करने वाले, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये देखो जरा, जब मैं बोलूंगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या है समझो पहले जरा। इसका मतलब है कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो हमें उसमें कुछ लॉ अप्लाई करने पड़ते हैं, या वो कुछ लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं आपको, C+O2 अगर मैंने लिया है तो यहां पे बन जाता है CO2। ध्यान से देखना, C कितना होता है तो हमने देखा हुआ है, जाना हुआ है कि C 12 ग्राम होता है। जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं यहां पे बता दूं एडिशन करके, C का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन बच्चे 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ठीक है। सोडियम अगर की बात करेंगे तो 23 होता है, मैग्नीशियम की बात करेंगे तो नियर अबाउट 24 होता है, सल्फर की बात करेंगे 32 होता है, ठीक है। ये सब आपको रफली याद होना चाहिए क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। सब आ रहा है समझ में? ये सब फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। चलो आप बताओ जरा, कार्बन कितना होगा 12, ओ कितना है 16, तो 2 इंटू 16 कितना आ गया बच्चे 32 ग्राम। तो दोनों को जरा ऐड कर दो, बोलो 12 प्लस 32 कितना होगा, जल्दी बोलो। 44 ग्राम। बहुत अच्छे। क्या आप CO2 का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं? देखो जरा, C कितना है 12, O कितना है 16 इंटू 2, सॉल्व किया तो कितना आ गया 44 ग्राम आ गया। ये हुई ना बात, 44 ग्राम। अब जरा सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। हमारा एक लॉ ऐसा भी है जो हमें यह बोलता है कि आप जब रिएक्शन करेंगे ना, तो जो मास होता है वो मास आपका दोनों साइड सेम होता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ बच्चे, ब्रेकआउट तो मुझे भी लेना है। ब्रेकआउट के लिए अभी मैं नया हूं बच्चे, तो मुझे इतना आइडिया नहीं मिल रहा है ब्रेकआउट। अगर टेक्निकल टीम सुन रही है तो प्लीज मुझे हेल्प करो, ब्रेकआउट का मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है कहां से लगा। ब्रेकआउट के क्वेश्चन तो मैंने डाले हुए हैं, तो जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ब्रेकआउट कब लोगे, ब्रेकआउट कब होगा, तो यार थोड़ा सा मुझे इश्यू हो रहा है ब्रेकआउट ढूंढने में, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। तो आई होप कि जो टेक्निकल टीम होंगे वो मुझे गाइड करेंगे इस लेक्चर के बाद। तो बच्चे मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले लेक्चर में मैं ब्रेकआउट भी लूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। तो आर यू रेडी फॉर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? क्या आप केमिकल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए रेडी हैं? जल्दी बोलिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरी आवाज स्लो आ रही है। बच्चे सही बोल रहे हैं, मेरी आवाज स्लो आ रही है, पूरी जान लगा दूंगा यार, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, दिखाता हूं मैं आपको। तो सब बच्चे जरा ध्यान दो यहाँ पे, ये जो स्लाइड है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। मैंने क्या बताया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें पहला एक लॉ होता है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है बच्चे? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप सिर्फ मास को क्या करते हो, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ क्या करते हो, आप सिर्फ शिफ्ट करते हो, है कि नहीं? मतलब जो आपका जो मास है जो रिएक्टेंट में होगा, वही आपका मास आपको कहां मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलने वाला है। बोलो समझ में आया?
तो पहला जो रहेगा वो कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है? प्रणव जोशी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। प्रणव, एनी कंफ्यूजन इन दिस कंटेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर। यस बच्चे, प्रणव कहां से बोल रहे हैं आप? सर औरंगाबाद से। ओहो, बहुत अच्छे बच्चे। देखो बहुत अच्छा लगता है जब महाराष्ट्र के कोने कोने से बच्चे जुड़ते हैं और सर एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना। हाँ सर, मैं बच्चे- कल से आपसे टेलीग्राम पे बात कर रहा था सर, रात को कल। अच्छा अच्छा, आप पूछ रहे थे, हाँ मुझे याद आया, आप पूछ रहे थे। तो आपको लिंक हाँ कहां सर। से मिला? आपको मिल गया ना इजली लिंक? मतलब कैसे हाँ ज्वाइन सर, किया? हाँ सर, वो ग्रुप सर्च किया फिर नून ऐप पे मिल गया। अच्छा अच्छा, तो देख लो जरा, प्रणव ने लाइव एग्जांपल दिया कि भाई आप नून ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पे ग्रुप में सोविन सर होगा, वहां पे आप आके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू प्रणव। अच्छा, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया क्या है? हाँ सर, समझ गया। बहुत अच्छे। हर दिन लेक्चर होगा और डेली लेक्चर होंगे और एमसीक्यू भी होने वाला है, ठीक है? तो फोकस रखिए, आपका Yes, एंट्रेंस sir. क्लियर हम करा के देने वाले, गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं नया लॉ। थैंक Yes, यू बच्चों। sir. प्रणव, यस सर। देखिए सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं मैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, यही तो नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। अरे यार, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने क्या किया, पानी जो है ना मैंने लैब में बनाया, H2O को मैंने कहां बनाया? लैब में बनाया। और दूसरा जो पानी है प्योर वाटर, वो मैंने बारिश का पानी ले लिया। ध्यान देना जरा, दोनों पानी के फॉर्मूले जरा चेक करो, दोनों सेम है कि नहीं है। मतलब यहां पे H का फॉर्मूला H2 है और एक O है, यहां पर भी पानी के फॉर्मूले में H2 है और एक O है। इसका मतलब आप कंपाउंड कहीं से भी लो, लेकिन उनका जो मास होता है, उनका जो वेट होता है एलिमेंट का, वो चेंज नहीं होता है कभी भी। अपने लैंग्वेज में समझो चीजों को, गड़बड़ मत करना मेरे भाई। वापस से समझा रहा हूं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब कि जो आपका एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में दिखाई देगा, मास के हिसाब से, वेट के हिसाब से। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मैंने ले लिया है कॉपर नाइट्रेट CuNO3, ये मुझे मान के चलो कि मुझे नेचुरल मिला हुआ है, बोलते ना मैंने खुदाई वदाई किया तो मुझे वहां पे मिला। और दूसरा जो है मुझे मिला, मैंने लैब में बनाया CuNO3। दोनों के अंदर जो Cu का वेट होगा, यहां पे जो Cu का जो वेट होगा, N का जो वेट होगा, O का जो वेट होगा, बच्चे दोनों केसेस में क्या होंगे? सेम होने वाले हैं। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? आशीष थैंक यू बच्चे, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर आप नून पे आए और आपने लेक्चर को स्टार्ट किया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू बच्चे उनके लिए। ठीक है, चलो बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझ में आ गया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है एकदम सिंपल सा है कि भाई जो वेट होने वाला है ना एलिमेंट का, वो सेम रहेगा, चाहे वो एलिमेंट, चाहे वो कंपाउंड आप कहीं से भी लेके आओ, बस वो प्योर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ये प्योर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। आप अगर इंप्योरिटी मिला देंगे तो भाई मुश्किल होने वाली है, फिर फॉर्मूला बदल जाएगा, मास बदल जाएंगे, लेक्चर बदल जाएंगे। तो ऐसा, अरे लेक्चर मतलब जो ये अपना कंटेंट होता है वो बदल जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। ध्यान देना, ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, ध्यान दीजिए बच्चे। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी को मैंने मिला दिया आपस में और उससे मुझे दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है, दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। लाइक अगर आप बोलेंगे सर मुझे एग्जांपल के थ्रू समझाओ, तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। देख लो यहां पे, जैसे कि मैंने H2 और O2 मिलाया, एक बार जब मैंने H2O2 मिलाया तो मुझे क्या मिल गया? H2O2 मिल गया। लेकिन दूसरी बार जब मैंने H2 और O2 मिलाया, हम थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल लेते हैं, तो हमको यहाँ पे पानी मिल गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो O है वो तो सेम है दोनों जगह पे, कोई टेंशन नहीं, बट हाइड्रोजन का अमाउंट देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हुआ। तो बच्चे ये जो हाइड्रोजन है ना आपका, वो दूसरा एलिमेंट माना जाएगा जो चेंज हो रहा है। बस इन्हीं के मास का रेशियो जो होता है उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। क्या आता है बोलो? सिंपल होल नंबर रेशियो आता है, बस इतना ही बोलना है, सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। आपको मैं दूसरा एक एग्जांपल दिखा दूं, देखो यहाँ पे C+O2 अगर मैंने ले लिया, बोलो क्या मिलेगा? C+O2, बोलो CO2 है कि नहीं? अब देखो जरा, C+O2 अगर मैंने क्या लिया? लिमिटेड ले लिया, तब ये बन जाएगा CO। अब इसको बैलेंस कर दो, आप बोलेंगे सर यहाँ पे O2 है, ये परफेक्ट बैलेंस है, यहाँ पे O1 है, तो एक काम करो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिखाई दे रहा है? या फिर आप एक काम करो ना, बेस्ट एग्जांपल दे दो आपको, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब बताओ इसका मास कितना है, चेक करो इसका मास कितना है। तो आप बोलेंगे सर इसका मास तो 32 ग्राम है, कोई बात नहीं। नीचे वाले का मास कितना हुआ? 2 कैंसिल हो गया, कितना मास आएगा? 16 ग्राम। तो 32 डिवाइड बाय 16 कट करेंगे तो बोलो कितना रेशियो मिला? 2:1। इसी को हम बोलते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो। और ये किस में एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है, देख लो यहाँ पे पीछे मैं आपको दिखाता हूं,
ये अप्लीकेबल होता है किसके अंदर? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो स्लाइड दिख रही है आपको, ये स्लाइड सब आपके यहां तक जाने वाली है। जो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक बार रिपीट करो सर, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझो चीजों को, मजा आ जाएगा, कंफर्म बोल रहा हूं, बहुत मजा आएगा आपको। ध्यान देना, दोबारा समझा रहा हूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जिनको थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने में, तो वो करना क्या है, अगर मैं C+O2 लेता हूं तो एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है मेरे पास? क्या हो गया? CO2। दूसरा क्या हो गया? C+O2 मैंने मिलाया। अगर ये मैंने एक्सेस अमाउंट में लिया, एक्सेस में यहां पे लिख देता हूं मैं कि अगर मैंने ये एक्सेस में लिया तो CO2 बनेगा। और इसको मैंने क्या लिया बच्चे? लिमिटेड में ले लिया। क्या ले लिया मैंने? लिमिटेड में ले लिया मेरे प्यारे बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा? CO बन जाएगा। बोलो समझ में आया इतना? अब जरा ध्यान देना, यहां पे बोला है O2, दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको? तो मैंने O को बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ, C दोनों तो कॉमन है, दोनों तो सेम है, तो ये तो एलिमेंट सेम हो गया। अब ये O2 यहां पे चेंज हो रहा है। अगर O2 चेंज हो रहा है तो बताओ इस O का मास कितना है, इस वाले O का मास कितना है, एटॉमिक मास? तो आप बोलेंगे सर 32 ग्राम है। अब मैं आपसे पूछूंगा इसका मास कितना है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, आप बोलेंगे सर 16 ग्राम है। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 2:1। अगर आप इसका और इसका निकालेंगे तो 1:2 आएगा, और अगर आप CO2 ओवर से CO का निकालेंगे तो आपको 2:1 मिलेगा। जैसा भी रहेगा, बट आपको पता चल रहा है कि हाँ, मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ। लिमिटेड का मतलब बच्चे कम अमाउंट में, युवराज सिंह, लिमिटेड का मतलब कम अमाउंट में O2 मिलाते हैं। जब हम ज्यादा अमाउंट में मिलाएंगे तो CO2 बन जाता है, कम मिलाते हैं तो CO बनता है। आपने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारा धुआं जो होता है ना, जब बहुत सारा धुआं निकलता है, दैट इज CO होता है जनरली। और जब कम अमाउंट में धुआं निकलता है तो ज्यादा अमाउंट में एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, तब उसके थ्रू जो हल्का धुआं निकलता है दैट इज कॉल्ड CO2। ठीक है, CO जो काफी डेंजर होता है, CO काफी डेंजर होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको मैं दिखाता हूं अब लास्ट वाला जो लॉ है, लास्ट के 2 लॉ और बचे हुए। क्या मजा आ रहा है लेक्चर में? गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके लिए मुझे चाहिए एक नया स्लाइड जो आपको मैं लेके चलता हूं, एक ब्लैंक स्लाइड की तरफ। ध्यान देना जरा, टाइटल बोला गया है गे-लुसेक लॉ। ध्यान देना बच्चे, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्या बोला है? गैसियस वॉल्यूम। समझाता हूं, जिसको नहीं आ रहा है समझ में, भाई मैं हूं ना। अरे सोविन सर है, टेंशन क्यों ले रहे हो? यहां पे हूं मैं आपके लिए, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की बात करता हूं। क्या करना है इसके अंदर समझो पहले। अगर मैं आपसे बोलूं कि H2 में O2 मिला दो, H2 भी गैस है, O2 भी गैस है, और जब इनको मैंने मिलाया तो पानी बन गया, जो कि वो भी गैस के फॉर्म में बना, मतलब जिसको हम वेपर बोलते हैं। चलेगा? इसको बैलेंस कर दो। H यहां पे 2 है, H यहां पे 2 है, यहां पे 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सब कुछ बैलेंस है बच्चे। इस बार मैंने 2 से नॉर्मल मैंने बैलेंसिंग किया है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आपको समझाता हूं। गे-लुसेक लॉ ने बोला कि जो भी आप रिएक्शन लेंगे, तो उसमें जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा, रिएक्टेंट का वॉल्यूम मतलब ये जिसके नीचे मैं एरो मार रहा हूं, देखो 2, ये 2 क्या है बच्चे? 2 इसका वॉल्यूम है। बोलो समझ में आया? O2 का वॉल्यूम कितना आएगा? वो O2 के पहले कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं, मतलब ये 1 माना जाता है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? इसका वॉल्यूम 1 हो गया। बोलो समझ में आ रहा है सबको? और पानी का वॉल्यूम कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर पानी का वॉल्यूम एक्चुअल में 2 हो गया, तो ये 2 इसका वॉल्यूम आ गया। बोलो समझ में आया? इन सबको जब मैं क्या करूंगा, रेशियो के टर्म में चेक करूंगा, तब ये क्या देंगे? 2:1:2, प्रोवाइडेड दैट कि रिएक्टेंट का जो आपको वॉल्यूम निकालना है वो जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे निकालेंगे, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे आपको प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? आप समझ में आया बच्चे? यस, शिवम फोड़ देंगे MHTCT को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। अरे ये आपका ही चैनल है, मैंने पहले ही बोला है, ये आपका ऐप है मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप अच्छे से देखते चलो क्या है ये। ध्यान से सुनो जरा, ध्यान देना बच्चे। मैंने आपसे बोला, एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, N2 + H2। ध्यान देना जरा, मजा आ जाएगा। बोलो क्या बनेगा? N2 क्या है मेरे लिए? गैस है। ये जनरली गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, देखो N2 गैस है, H2 गैस है, यहां पे क्या बन गया? NH3 बन गया, जो कि वो भी गैस ही रहेगा। अब बोलो यहाँ पे N2 है ना बच्चे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। बोलो समझ में आया? N2 क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब अपना दिमाग चलाओ, H कितना हो गया? 6, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वॉल्यूम जो होता है उसका रेशियो क्या होगा, तो बोलो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? तो आप बोलेंगे कि सर N का जो वॉल्यूम है वो 1 आ रहा है, H का वॉल्यूम 3 आ रहा है, NH3 का वॉल्यूम 2 आ रहा है,
और इसका जो वॉल्यूम है उसका रेशियो 1:3:2 आ गया। ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है? तो आप बोलेंगे ये गे लुसेक लॉ को फॉलो कर रहा है। बोलो समझ में आया? अब मजा आया कि नहीं आया? अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको भी समझा देता हूं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखो ऐसा बन सकता है, और लोग यहीं पे फंस जाते हैं, 99% यहीं पे फंसते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो होता है जब हम मिलाते हैं तब बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड है, गैस के फॉर्म में बनता है, ठीक है। और बोलेंगे कि बताओ इसका गैस लुसेक लॉ के हिसाब से क्या रेशियो होगा? व्हाट इज द रेशियो अकॉर्डिंग टू गैस लुसेक लॉ? क्या आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टेंड्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। देखते हैं कि मेरे कितने बच्चे हैं जो राइट कर रहे हैं, और सब यहां पे गलती करने वाले हैं, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन समझा है कि क्या इसके अंदर पूछा गया है। देखो 99% बच्चे गलत कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे राइट भी कर रहे हैं। यार क्या बात है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना बच्चे, तो कभी भी इसको वर्ड के फॉर्म में देख के मत करो, फंसोगे आप लोग, फंसोगे। अरे इसको रिएक्शन करके देखने का, H2 मतलब H2, क्लोरीन मतलब Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl। बैलेंसिंग के लिए ये 2 कॉमन हो जाएगा दो जगह पे। अब चेक करो वॉल्यूम कितना आया। तो इसका वॉल्यूम कितना आया? 1। इसका वॉल्यूम कितना आया? ये भी कुछ नहीं है तो 1। और उसके बाद HCl का कितना आएगा? 2। तो राइट आंसर क्या मिल गया? 1:2, 1:2। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से एक बार बता दो कि हाँ सर मजा आ गया, एकदम आग लगा देंगे आज हम लोग। रितेश मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर, क्लियर है डाउट। बोलिए, एकदम समझ में आ गया, वर्ड टू वर्ड एकदम। हाँ, वर्ड टू वर्ड। कहां से बोल रहे हैं बच्चे आप? सर पनवेल से बोल रहा हूँ। कहां से? पनवेल, नवी मुंबई। पनवेल, नवी मुंबई, हाँ। पनवेल। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, हाँ ये हुई सर। ना बात। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। डेली लेक्चर होते हैं यहाँ पे 5 बजे, और आपको एकदम अच्छे से करना है भाई। एमएसटी सीटी क्रैक कर लेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। हाँ सर। चलो बाय बाय। नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले कंटेंट की, कि सर अगला कंटेंट क्या होने वाला है? क्या कुछ नया कंटेंट आने वाला है? बिल्कुल नया कंटेंट आने वाला है। कंटेंट क्या है हमारे लिए? एवोगैड्रोस लॉ। ओहो सर ये कौन सा लॉ आ गया? ये कहां से उठा लाए? अरे भाई यही तो मजा है इसके अंदर। जिनको गे-लुसेक लॉ आ चुका है ये समझ लो उनको एवोगैड्रोस चल के आने वाला है। जिनको गे-लुसेक लॉ आ चुका है उनको भाई एवोगैड्रोस चल के आने वाला है। कैसे आएगा चलो दिखाता हूं मैं। क्या है एवोगैड्रोस लॉ? हर एक कंसेप्ट समझाऊंगा, बस आप एकदम अलर्ट मोड में रहो। ध्यान देना यहां पे, जब मैं बोलता हूं एवोगैड्रोस लॉ, तो एक्चुअल में मैं क्या बोल रहा हूं? एवोगैड्रोस लॉ ये बोलता है कि जो गे-लुसेक में आपको वॉल्यूम मिला ना, वॉल्यूम, जो गे-लुसेक में आपने वॉल्यूम पहचाना ना, कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जितना होगा ना, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मैं अपने लिए मोल बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चे? मोल बोलूंगा, उसे मैं मोल के टर्म में बोलूंगा। आ रहा समझ में? और मोलिक्यूल्स ले लेता हूं मैं, क्योंकि मोल आप बोलेंगे तो कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब जब आपको समझाता हूं मैं, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। मोल वाला कंसेप्ट इसके बाद आएगा। एवोगैड्रोस के नाम से ही मोल का आंसर पढ़ा था, मैं आपको समझाता हूं कैसे आएगा। तो एवोगैड्रोस ने बोला कि जितना आपका वॉल्यूम होगा ना उतना ही हमारा मॉलिक्यूल होने वाला है, जो कि मैं मोल के टर्म में आगे समझाऊंगा कि भाई एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मैं आगे समझाने वाला हूं। तो जो लोग कंफ्यूज है कि सर मॉलिक्यूल्स कब आएगा, अरे बहुत जल्दी आने वाला है मेरे भाई, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? आग लगा देंगे मॉलिक्यूल को, टेंशन मत लेना एकदम। तो गे-लुसेक लॉ की बात कर रहे हैं कि भाई जो वॉल्यूम है ना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना वॉल्यूम उतना ही मॉलिक्यूल। तो क्या आप मॉलिक्यूल का भी रेशियो बता सकते हो? ऑफ कोर्स बता सकते हैं सर, क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? देखो दिखाता हूं मैं आपको कैसे बताना है, ध्यान दो जरा यहां पे। अगर मैं आपसे बोलूं वापस से, H2 प्लस O2 जब रिएक्ट करते हैं तो H2O बनता है, और यहां पे जो O है वो 2 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, H मेरा 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया। गे-लुसेक लॉ के हिसाब से, किसके लॉ के हिसाब से? यहां पे लिख देता हूं मैं, गे-लुसेक, जीएल मतलब गे-लुसेक का, गे-लुसेक के हिसाब से वॉल्यूम कितना है इसका? 2 वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम कितना है? 1 वॉल्यूम है। और इसका कितना वॉल्यूम है भाई? 2 वॉल्यूम है। ये गे-लुसेक लॉ के हिसाब से था। लेकिन एवोगैड्रोस के हिसाब से ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल। बोलो क्या बन जाएगा बच्चे? 2 मॉलिक्यूल बन गया। और ये कितना मॉलिक्यूल बन गया? 1 मॉलिक्यूल बन गया।
ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आया? तो भाई जो गे-लुसेक लॉ के लिए, क्या था, वॉल्यूम था, वो यहां पे क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। वैष्णवी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। वैष्णवी, आपको मैंने अनम्यूट किया है बच्चे, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? वैष्णवी, आर यू देयर? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर, आ रही है। बहुत अच्छे बच्चे। कहां से बोल रहे हैं आप? सर मैं अहमदनगर से बोल रही हूँ। बहुत अच्छे बच्चे। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो मैंने समझाया? एवोगैड्रोस का नया कॉन्सेप्ट एक था, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम दोनों सेम होते हैं। क्या आपको इसके पहले पता चल रहा था अच्छे से? हो सर, बहुत आ रहा अच्छे। है, समझ में आ रहा है सब। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। चलो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं वैष्णवी, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि इसका जो रेशियो होगा वो क्या हो सकता है? क्या आप ट्राई कर पाएंगे? यस सर। बहुत अच्छे। अगर मैंने ले लिया है O2 सॉरी H2 प्लस N2 और आंसर मुझे मिल गया NH3। एग्जाम में अगर सिर्फ इतना ही दे दिया है तुम्हें, सिर्फ इतना ही दिया है, बैलेंस नहीं किया उन्होंने, अब बैलेंस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो क्या आप बता सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा हूं मैं। वॉल्यूम किसने निकाला था बच्चे? कौन से साइंटिस्ट ने वॉल्यूम निकाला था? गे-लुसेक लॉ ने कि एवोगैड्रो ने? गे-लुसेक लॉ सर, गे-लुसेक लॉ। बहुत अच्छे। ये हुई ना बात, बहुत अच्छे। गे-लुसेक ने निकाला था। क्या इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे या पहले बैलेंस करेंगे? क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? सर बैलेंस करेंगे सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बच्चे? हाँ सर। H2 प्लस N2 ये दिखाई दे रहा है? बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं मुझे। H2 प्लस N2 और एरो के बाद NH3 दिख रहा है बच्चे, NH3 लिखा है मैंने। हाँ H2 सर, मैं प्लस सॉल्व कर रही हूँ। अभी दिखा आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है नहीं बच्चे। सर, लेकिन मैं सॉल्व कर रही हूँ सर, आपने बताया ना। अच्छा। गायब हो गया, गायब हो चुका। अच्छा ठीक है, चलेगा। मैं नेटवर्क तो मेरा काफी अच्छा है यार, अभी क्यों ऐसा? चलो ठीक है, मैं आपका हो गया बच्चे वैष्णवी। H2 प्लस N2 से NH3 मिलेगा। H2 कितना मोल मिला आपको? चेक करो, क्या H2 मिलेगा 3 मोल या 3 वॉल्यूम? N2 मिलेगा मुझे 1 और NH3 मिलेगा 2। चेक करो, 3 1 2 इज राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में यस लिख सर, चुके हैं 3 यस 1 सर, 2। आ गया सर आंसर। बहुत अच्छे बच्चे वैष्णवी। और वैष्णवी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा, तो मॉलिक्यूल का रेशियो अलग आने वाला है कि यही रेशियो मॉलिक्यूल के लिए भी रहेगा? हाँ सर, यही आने वाला है। बहुत अच्छे। ये हुई ना बात, बिल्कुल सही आंसर वैष्णवी ने दिया है, बिल्कुल सही है। सेम रेशियो आने वाला है। बहुत अच्छे बच्चे। तो क्या सारे बच्चों को 5 के 5 लॉ दिमाग की नसों में बैठ चुका है? जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए चैट बॉक्स में एक बार, फटाफट बच्चे। थैंक यू वैष्णवी, आपको मैं म्यूट पे डाल रहा हूं। थैंक यू। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, हाँ सर ये पांचों लॉ तो दिमाग में फिट बैठ चुका है, कोई टेंशन नहीं है अब, क्योंकि अब आने वाला है मोल का कंसेप्ट जो आपको समझना है, और वही कंसेप्ट आपके लिए लास्ट रहेगा। उसके बाद जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ MCQ होने वाला है पूरा का पूरा, चलेगा। तो लास्ट कंसेप्ट आने वाला है मोल के बारे में, ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। देखिए ये क्रैश कोर्स है बच्चे, तो थोड़ा सा हम फास्ट हो जाएंगे नो डाउट, बट आपको समझ में ना आए भाई ऐसा तो हम कभी होने नहीं देंगे। तो जो लोग एकदम डरे हुए हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया तो क्या होगा, आपको लग रहा है सोविन सर कभी ऐसा होने देंगे आपको कि आपको समझ में नहीं आया फिर भी सोविन सर ऐसे आपको बोलेंगे नहीं चलेगा? नहीं होने, नहीं कभी नहीं होने दूंगा बच्चे, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप लोग, ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं। लास्ट कंसेप्ट है आपके लिए मोल कंसेप्ट, डॉल्टन्स थ्योरी भी है बच्चे, डोंट वरी, 4 पॉइंट से बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। छोटा छोटा कंसेप्ट है यार, सब टेंशन मत लो तुम लोग, इसी के अंदर सब डालने वाला हूं। देखो मोल कंसेप्ट में क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मोल क्या होता है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था उस टाइम पे, लोगों को ना मोल ही समझ में नहीं आता, भाई मोल क्या है ये, मतलब लोग बोलते थे यार कैसे निकालेंगे। तो भाई एवोगैड्रो ने क्या बोला कि उस टाइम पे ना कार्बन जो था ना आइसोटोप्स था कार्बन का 12, C12 एक कार्बन का नाम है, ये कार्बन का एक नंबर है मान के चलो, ठीक है। कार्बन एक टाइप है, आइसोटोप इसको बोलते हैं, कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 ऐसे आइसोटोप्स होते थे कार्बन के, बट यहां पे हम कार्बन 12 लेते थे। अब मान के चलो ये कार्बन 12 है, ठीक है, इस कार्बन 12 को ना 12 भाग में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया, कितने पार्ट में, 12 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके क्या 12 पार्ट में डिवाइड किया। अब समझो 12वां पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, ये मान के चलो ये 12th वाला पार्ट ऐसा है, तो ये बोला गया कि जो कार्बन 12 का 12वां भाग है, 12वां, समझो बच्चे यही चीज समझ गए ना, मजा आ जाएगा आपको। C12 जो है उसके जब 12 ग्राम में, मतलब ये मैंने कितना लिया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ऐसे मैंने 12 टुकड़े किए, मतलब 12 ग्राम मैंने बना दिया। अब ये बोल रहा है कि कार्बन C12 जो है बच्चे, कार्बन 12 का जो 12 ग्राम, जब मैंने कार्बन 12 लिया, कितना ग्राम लिया बच्चे? 12 ग्राम मैंने जब कार्बन 12 लिया, तब जो है इस कार्बन 12 के जितने एटम मिलेंगे, ध्यान से सुनना, जितने एटम इस कार्बन 12 के मिलेंगे, उतने ही एटम के नंबर को बोला गया 1 मोल। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो जरा। वापस एक व्हाइट स्लाइड ले लेता हूं जरा मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको और क्लियर हो जाए क्या मैं बोल रहा हूं। वापस सुनो जरा। C12 मतलब कार्बन का एक आइसोटोप होता है। C12 क्या है बच्चे? कार्बन का एक आइसोटोप है, चलेगा। कार्बन का एक आइसोटोप लिया, कितना लेना है आपको? 12 ग्राम लेना है। ये समझ में आया? कार्बन 12 कितना लेना है? 12 ग्राम लेना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब बच्चे आपका नेटवर्क इश्यू होगा शायद से, क्योंकि मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वर्ड दिख रहे होंगे। वर्ड गायब हो जा रहा है। पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी बच्चे। पीडीएफ के लिए एकदम बेफिक्र रहो, पीडीएफ मिलने वाली है, और एमसीक्यू इसका जो है हम कल डिस्कस करने वाले, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखो कार्बन 12 जो है ना बच्चे, वो मुझे कितना लेना है? 12 ग्राम। अब 12 ग्राम जब मैं कार्बन 12 लूंगा, तो कॉमन सी बात है, मुझे कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे ना, कुछ तो एटम मिलेगा। तो जितने भी एटम्स मिलेंगे, उस एटम के नंबर को ही बोला गया वो 1 मोल होंगे। और आगे डिस्कवरी के बाद पता चला कि ये 1 मोल एक्चुअल में 6.022 इंटू 10⁻23 आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये सब जो है कि आ सकते हैं। डिपेंड करता है क्या चाहिए तुमको, डिपेंड करता है क्या चाहिए। बोलो इतना समझ में आया? इतना समझा? पहले 1 मोल क्या होता समझ में आया सबको? अब जो फॉर्मूला दे रहा हूं बच्चे, इस लेक्चर का बोलते ना जान है पूरा। अगर ये फॉर्मूला आपने नहीं किया तो आने वाले लेक्चर में आप स्ट्रगल करेंगे। इसलिए इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से समझ लो। जब भी आपको मोल निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ? मोल, जिसको हम एन से दिखाते हैं। मोल विल बी मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। ये मोल का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है। आप बोलेंगे सर अगर हमें कभी एटम निकालना हुआ तो, या मॉलिक्यूल निकालना हुआ तो, देखो यहां पे अगर आपको कभी मॉलिक्यूल निकालना हुआ तब कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, n इंटू एन ए। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मुझे कभी मॉलिक्यूल्स निकालना हुआ, कितने मॉलिक्यूल्स है, तो जो मोल आया ना, उस मोल में Na मल्टीप्लाई कर दो। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। कितना होता है Na? ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। इतना, बोलो समझ में आया? ये मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला है। अगर किसी को एटम निकालना हुआ, ध्यान देना जरा, एटम निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? एटम निकालने के लिए आपको बोलना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोलना पड़ेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, बोलो समझ में आया? एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, बोलो समझ में आया? अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं तो पता ही है आपको, n इंटू एन ए इंटू एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड में कितने एटम है। जैसे आ गया एग्जाम में क्वेश्चन CO2 का एटम बताओ, तो CO2 के एटम के लिए हम क्या करेंगे? पहले मोल निकालेंगे, एवोगैड्रो नंबर लेंगे। अब एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो CO2 में कितने एटम है? कार्बन का 1 एटम, O के 2 एटम, मिला के 3 एटम। तो वो 3 भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ बच्चे, बस 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट बस, चैप्टर खत्म होने वाला है ना, टेंशन नहीं। अब देखो जरा, कभी कभी क्या होता है कि गैस आ जाता है आपके सामने। अब गैस आ गया तब क्या करेंगे? जब गैस आएगा बच्चे तब अपना दिमाग चलाएंगे। ओ यहाँ पे मास नहीं चलेगा, यहाँ पे वॉल्यूम आता है गैस के लिए। क्या आता है? वॉल्यूम। तो मोल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। बोलो समझ में आया? वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। समझ में आ रहा है सबको? और ये मोलार वॉल्यूम जो होता है ना किसी भी गैस के लिए फिक्स्ड है। कितना होता है? 22.4 लीटर, ये फिक्स्ड है। इस लीटर को हम 22.4 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो ये वॉल्यूम निकालने का एक और फॉर्मूला गैस के लिए क्या होता है? बोलो, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अच्छा थोड़ा मिडल में लिखता हूं बच्चे, कोई टेंशन नहीं, पहली पहली बार है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चल रही मेरी भी। तो मोल जो होता है, ध्यान देना जरा, जो मोल होता है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलार मास। मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलार मास, लेकिन मोलार मास कितना होगा? 22.4 लीटर फिक्स्ड है बच्चे। ये कोई डाउट है किसी को? तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सर ये AMU क्या होता है? हमें AMU नहीं पता है। कुछ नहीं बच्चे, AMU जो है ना आपका, AMU जो है ना वो मास होता है ना, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने का तरीका था। जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं ना, तो एटॉमिक मास निकालने का यूनिट को बोलते हैं AMU, नथिंग एल्स। इसको बहुत जगह पे हम
DA के नाम से भी जानते हैं, दैट इज डेल्टा, बोलते हैं ना, डॉल्टन्स करके बोलते हैं। और डॉल्टन्स के बारे में मैं आपको बता दूं, डॉल्टन्स थियरी लास्ट कंसेप्ट है आज का। डॉल्टन्स थियरी जो होती है बच्चे, उसमें 4 पॉइंट्स याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, डॉल्टन्स ने बोला था कि भाई पहला कंसेप्ट एटम के बारे में, एटम्स जो होते हैं ना वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स माने जाते हैं, टाइनी पार्टिकल्स जो कि इंडिविजुअल होते हैं, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बस वो होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डॉल्टन ने बोला था कि अगर सेम एलिमेंट के एटम रहेंगे, सेम एलिमेंट के एटम रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और डिफरेंट एलिमेंट के रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, मतलब वो प्रॉपर्टी के बारे में था दूसरा पॉइंट। आया समझ में? और तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन जो होता है बच्चे, वो एक्चुअल में कोई ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट होते हैं, मतलब एटम सिर्फ यहां से वहां शिफ्ट होते हैं, जैसे कि C+O2 क्या हो गया, ये O2 इसके पास चला गया, मतलब सिर्फ अपनी जगह बदल गया, तो रीअरेंजमेंट करते हैं। और चौथा पॉइंट आप बोल सकते हो कि भाई जो कंपाउंड बनते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलके बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जब एटम आते हैं तब क्या बनता है बच्चे? कंपाउंड बनता है। तो डॉल्टन्स के 4 सिंपल थियरी है। कोई डाउट है किसी को? AMU का एक रिलेशन भी है जो आपको रफली पता होगा, 1 पॉइंट नहीं पता तो देख लो, 1.66056 इंटू 10⁻²4 चलेगा। ये एक बेसिकली MU का वैल्यू जो आपको पता, देखो न्यूमेरिकल्स में इसका यूज कहीं पे है नहीं, मैं आपको बोलते क्लियरली बता देता हूं, बट आपको रफली अगर आप रीड करो MSc ज्यादा तो आपको जस्ट रफली पता होना चाहिए। बोलो यहां तक चीजें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से? बोलो समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है किसी को? तो क्या सारे के सारे बच्चे आज के लेक्चर को एकदम एंजॉय किए? जल्दी से कंफर्मेशन दे दो एक बार चैट बॉक्स में कि हाँ सर मजा आ गया आज के लेक्चर में, कोई डाउट नहीं है, चैप्टर भी खत्म हो गया, क्या बात है यार, मजा आ गया है। तो चैप्टर भी खत्म हो गया और हमें पता भी नहीं चला। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका सिंपल सा लॉजिक है। कल का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होगा सर? क्योंकि भाई कल पूरा MCQ होने वाले हैं, पूरा MCQ होने वाला है, पूरा लेक्चर MCQ है। तो जो आज हमने सीखा है उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको कल मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जरा मैं किसी को अनम्यूट करता हूं लास्ट, और देखते हैं कि कोई तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वैश करके कुछ लिखा है, क्या है? वैष्णवी वापस है क्या? कौन है यार, देख लेते हैं, पता नहीं चल रहा है कौन है। कौन है बच्चे? मैंने अनम्यूट किया, नाम बोलेंगे अपना। हेलो हेलो आपका नाम क्या है बच्चे? वैष्णवी। आपने इसके पहले भी ट्राई किया था क्या? क्या? आपको सारा सब कुछ समझ में आया बच्चे जो मैंने सिखाया आज? हाँ सर, सब कुछ समझ में आया। सब कुछ समझ में आया, बहुत अच्छे। आप कहां से बोल रहे हैं? सर मैं पिंपळनेर साक्री तालुके में से।